हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स पार्ट वन। फिजिक्स पार्ट वन में अभी हमारा एक लेक्चर हुआ है, जिसमें कल की क्लास में हमने अच्छी स्थिति को पढ़ा था। आज उसी के आगे लेक्चर नंबर 2 है हमारा, और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि हमने कल बताया था आप लोगों को कि ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हर साल लगभग बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। कभी कभी 3 नंबर में या कभी कभी 5 नंबर में। 3 नंबर में पूछा जाएगा तो केवल अच्छी और निरक्षीय स्थिति पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी अगर 5 नंबर में पूछा जाता है तो इसी के साथ थोड़ा और जोड़ देते हैं क्वेश्चन में कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है और इसकी अच्छी स्थिति या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसको हमने कल की क्लास में देख लिया था। अगर आप लोगों ने कल की क्लास को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, फिजिक्स का बजरंग बाण सेशन 2024-25, ठीक है। आप लोग वहां से जाके वीडियो को पूरा देख सकते हैं। उसमें मैंने फिजिक्स सेकंड पार्ट की कंप्लीट वीडियो बना रखी है और फिजिक्स फर्स्ट पार्ट अभी मैंने शुरुआत किया है, ठीक है। तो केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करवाई जाएगी आप लोगों की, ठीक है। तो आज की इस क्लास में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके वीडियो का पीडीएफ बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, उसका कोई भी चार्ज आप लोगों को नहीं देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका सबसे पहले हम यहाँ पर फिगर बनाएंगे, उसके बाद इसका माना कैसे लिखना है इसको हम आपको बताएंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लॉजिकल है, लेकिन समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों को आएगा। अगर इस तरीके से आप लोग डेरिवेशन को करेंगे तो आपको पूरा 5 नंबर अगर आ रहा है तो 5 नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे सबसे पहले, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति, इसको इक्वाटोरियल पोजीशन बोलते हैं। इक्वाटोरियल पोजीशन, इक्वाटोरियल पोजीशन, इक्वाटोरियल पोजीशन। अब जो है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। हम मान लेते हैं ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो 2 आवेशों से मिलकर बना होता है, एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। तो हम मान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव ए भी है जो माइनस क्यू, ये ए और बी है, इसका नाम दे देंगे ए और इसका नाम दे देंगे बी, ठीक। और इधर चार्ज हम रख देते हैं माइनस क्यू और इधर चार्ज हम रख देते हैं प्लस क्यू, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, 2l है। अल्प दूरी जो होती है वो क्या होती है, 2l होती है। अब वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, ये मध्य बिंदु है मान लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इसकी निरक्षीय रेखा पर, निरक्षीय रेखा बोलते हैं या द्विभाजक रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो द्विभाजक रेखा क्या होती है, 20 से होकर जाएगी, ठीक है, 20 से होकर जाएगी। तो मान लेते हैं यहाँ पर जाएगी, इसको सीधा इसे मिला देते हैं ऊपर से ताकि लाइन सीधी रहे। यहाँ पर हम मान लेते हैं ये है एक बिंदु, यहाँ पर क्या है, P है, एक बिंदु यहाँ पर P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो आपको माना में यही लिखना है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी क्या है, 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इसकी निरक्षीय रेखा पर एक बिंदु क्या है, निरक्षीय रेखा पर r दूरी पर, निरक्षीय रेखा पर r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। अब उसके बाद चूंकि यहाँ पर 2 आवेश हैं और दोनों आवेशों से हमें दूरी चाहिए, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला ही होता है KQ/R, ठीक है, जहाँ K बराबर होता है 1/4πε0, ठीक है। लास्ट में हम लोग रख देते हैं, बाकी शॉर्ट फॉर्म के लिए हम लोग K यूज करते हैं, ठीक है। तो KQ/R,
ठीक है। तो हमें आवेश चाहिए और दूरी चाहिए। तो आवेश तो हमारे पास है माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश हमारे पास है, लेकिन डिस्टेंस अभी नहीं है इन आवेशों से इस बिंदु की। तो हम इसको डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले इसको हम यहाँ पर मिला देते हैं। ठीक, इस बिंदु को यहाँ से मिला देते हैं और इस बिंदु को यहाँ से मिला देते हैं। ठीक है, इस बिंदु को यहाँ से मिला दिए, इस बिंदु को हम सपोज कर लेते हैं यहाँ का एंगल क्या है, थीटा है। सपोज कर लेते हैं कि ये थीटा एंगल पर झुक कर जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और आपको ध्यान देना होगा कि ये जो मध्य बिंदु है ये क्या है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु है और द्विध्रुव की पूरी लंबाई कितना है, 2l है। तो इधर की लंबाई l हो जाएगी और इधर की लंबाई l हो जाएगी। ठीक है ना। अब ये वाला एंगल क्या है, 90 है। ठीक है, ये वाला एंगल 90 है, ये वाला कोण क्या है, थीटा है। तो 90 के जस्ट सामने ये वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और थीटा के जस्ट सामने वाली ये भुजा क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, आधार होती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, लंब है और आधार है। ठीक, लंब है और आधार है, कर्ण को हमें निकालना है। ठीक है, तो उसके बाद हम कर्ण निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज के लिए होता है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, छोटा सा है त्रिभुज POB। ठीक, POB में इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो कर्ण का स्क्वायर PB का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना है, PO का स्क्वायर और प्लस OB का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से PB का मान निकालना है आपको। तो PB का स्क्वायर बराबर PA का मान कितना है, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ठीक, PB का मान निकालेंगे तो PB का मान आएगा √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद जो है ये PB का मान आ गया। अब लिखेंगे चूंकि PB जो है वो बराबर है किसके, EP के। ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है, यानी PA के। PB जो है वो बराबर है किसके, PA के। यानी अगर ये √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है तो ये भी √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा। ठीक है ना, ये जो वैल्यू है ये डिस्टेंस वाली ये दोनों भुजाओं के लिए है। ठीक है ना, दोनों, इस भुजा के लिए भी और इस भुजा के लिए भी। ठीक, अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो प्लस आवेश से दूर होती है। जिस पॉइंट पर निकालना है, तो जैसे यहाँ से हमें यहाँ इस पर निकालना है तो इससे दूर होगी, यानी इधर के डायरेक्शन में, ऐसे सीधे। ठीक, इसी की डायरेक्शन में इधर हो जाएगी प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये है E प्लस क्यू। ठीक, और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो माइनस आवेश की ओर होती है। ठीक है, तो इसको हम इधर बना लेते हैं, ये इधर की ओर हो जाएगी। ठीक, ये है E माइनस क्यू। ठीक, E माइनस क्यू, ये माइनस क्यू आवेश के कारण है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये जो है प्लस क्यू आवेश के कारण है, ये जो है ये माइनस क्यू आवेश के कारण है। ठीक है, तो पहले अब हम यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लेते हैं और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। ठीक, तो प्लस क्यू आवेश के कारण कौन सी है, प्लस क्यू। तो E प्लस क्यू बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू क्यू बाई R स्क्वायर। तो R का मान कितना है, R का मान हम यही रखेंगे। ठीक है, R स्क्वायर, यहाँ से इस आवेश की दूरी कितना है, PB का मान ये आया है, तो √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक, इसकी दूरी यहाँ से इतना है तो पूरे का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से √ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से E प्लस क्यू जो हमें मिलेगा, E प्लस क्यू वो क्या मिलेगा, K इंटू क्यू बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, इसकी दिशा क्या होगी, B से P की ओर। यहाँ पर लिख लेंगे B से P की ओर।
बी से पी की ओर। ठीक, यहाँ पर एक लाइन डालते हैं। ठीक है, अब इसके आगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो यहाँ पर लिखेंगे ई माइनस क्यू, ठीक, बराबर में के इंटू क्यू बाई, ठीक। दिशा लिखते हैं इसलिए माइनस चिन्ह नहीं लेंगे, यहाँ पे दिशा लिख दिए हैं इसलिए प्लस चिन्ह नहीं लिए हैं, ठीक है ना। तो दिशा लिखेंगे, इसकी डिस्टेंस कितना है? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। फिर यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ई माइनस क्यू जो मिलेगा हमें वो मिलेगा के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। अब दोनों तीव्रताएं यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी दिशा क्या होगी? P से A की ओर, ठीक, P से A की ओर, P से A की ओर, P से A की ओर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोनों तीव्रताएं क्या है? फॉर्मूले से भी बराबर है, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ भी के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों तीव्रताएं बराबर हैं लेकिन इनकी दिशाएं क्या है? विपरीत हैं, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन आती है तब फिर हम तीव्रता को दो भागों में विभाजित कर देते हैं, दो घटकों में विभाजित कर देते हैं, ठीक है। एक लंबवत घटक और एक क्षैतिज घटक, ठीक है ना। तो ये इतना फिगर हम यहाँ पर फिर से बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाली लाइन हम बना लेते हैं, ये वाली लाइन। तो एक लाइन यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि पहले थोड़ा सा लिख लेंगे, चूंकि E1 व E2 लिखिए E प्लस क्यू, चूंकि E प्लस क्यू व E माइनस क्यू परिमाण में बराबर, परंतु दिशा में विपरीत है, दिशा में विपरीत है, अतः हम क्या करेंगे? अतः हम इनको दो घटकों में विभाजित कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ फिगर बनाते हैं। सबसे पहले इस वाली लाइन को हम खींचेंगे, तो हम यहाँ पर खींच देते हैं। देखिए ये है ये वाली लाइन, हम मान लेते हैं पी बिंदु यहाँ कहीं है, ठीक है, यहाँ कहीं, ठीक। ये वैद्युत ध्रुव यहाँ है, नीचे है, ठीक है। और ये है आपकी E प्लस क्यू की डायरेक्शन, और ये है आपकी E माइनस क्यू की डायरेक्शन, ठीक। यहाँ पर लिख लेते हैं, ये E माइनस क्यू की डायरेक्शन है और ये जो है ये E प्लस क्यू की डायरेक्शन है, ठीक है। E प्लस क्यू डायरेक्शन ऐसे, E माइनस क्यू डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पर हमने ऐसे बना दिया, ठीक है ना। अब जो है इनको हम दो घटकों में विभाजित करते हैं। अगर ये यहाँ पर देखिए ये एंगल क्या है? थीटा है, तो यहाँ पर अगर एक लाइन बना दे ऐसे हम, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर एक लाइन हम बना देते हैं ऐसे, तो ये एंगल जो है वो क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, ठीक। तो हम E प्लस क्यू का दो घटक लेते हैं और E माइनस क्यू का दो घटक लेते हैं, तो E प्लस क्यू का जो कोण की दिशा में घटक होगा वो क्या होगा? E प्लस क्यू कॉस थीटा, E प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक। और कोण के विपरीत दिशा में जो घटक होगा वो क्या होगा? E प्लस क्यू साइन थीटा, E प्लस क्यू साइन थीटा, ठीक है। ऐसे E माइनस क्यू का जो कोण की दिशा में घटक होगा वो क्या होगा? E माइनस क्यू कॉस थीटा, और कोण के विपरीत दिशा में जो घटक होगा, यहाँ से कोण कितना है? थीटा है, चूंकि दोनों बराबर होंगे, ठीक है। कोण की दिशा में घटक क्या हो गया? E माइनस क्यू कॉस थीटा, और इसका कोण के विपरीत दिशा में ये घटक जो हो गया ये हो गया E माइनस क्यू साइन थीटा, E माइनस क्यू साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों का जो कोण की दिशा में घटक है इसकी दिशा एक ही ओर है, ठीक है। इसकी दिशा क्या है? एक ही ओर है, इधर की ओर हम यहाँ बना देते हैं, इसकी दिशा इधर की ओर है और ये दोनों विपरीत दिशाओं में है, ठीक।
विपरीत दिशाओं में कल हमने बताया था कि अगर तीव्रताएं विपरीत दिशाएं में है, विपरीत दिशाओं में है तो माइनस होगी, और अगर एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएंगी। तो ध्यान दीजिए E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों की वैल्यू बराबर है। अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, बाकी इन दोनों की दिशा एक ही है, अतः ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो यही क्या होगी, परिणामी तीव्रता होगी। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एक लाइन डाल देते हैं, इसके बाद लिखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि E प्लस क्यू कॉस थीटा व E माइनस क्यू कॉस थीटा एक ही दिशा में है, यहाँ पर लिखेंगे एक ही दिशा में है, अतः ये जुड़ेंगे, जबकि E प्लस क्यू साइन थीटा, E माइनस क्यू साइन थीटा, E प्लस क्यू साइन थीटा व E माइनस क्यू साइन थीटा परस्पर विपरीत दिशाओं में है, अतः ये परस्पर विपरीत दिशाओं में है, परिमाण में बराबर है परंतु दिशा क्या विपरीत है, यहाँ भी हमने लिख रखा है। ठीक है, विपरीत दिशाओं में है, अतः ये निरस्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, क्योंकि बराबर है ना, इसलिए क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। अब अगर ये दोनों निरस्त हो जाएंगे तो परिणामी तीव्रता यही जोड़ने वाली आएगी, अतः परिणामी तीव्रता P बिंदु पर, ठीक, क्या होगी, E नेट जो होगा वो बराबर होगा E प्लस क्यू कॉस थीटा और प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक, E प्लस क्यू कॉस थीटा, E माइनस क्यू कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि E प्लस क्यू जो है वो बराबर है E माइनस क्यू के, तो दोनों बराबर हैं, तो इसको लिख सकते हैं E नेट बराबर E प्लस क्यू कॉस थीटा और प्लस E प्लस क्यू कॉस थीटा। इसको भी हम प्लस में बना के लिख देंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब इसको जोड़ा जाएगा तो E नेट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2E प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक, 2E प्लस क्यू कॉस थीटा। अब यहां से हम E प्लस क्यू का मान रखेंगे और कॉस थीटा का मान रखेंगे। कॉस थीटा का मान हम यहीं से निकालेंगे, आप देख लीजिए कॉस थीटा का मान। यहां से अगर कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार r है, कर्ण कितना है, इसको हम लिख देते हैं अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, थीटा के सामने लंब है, ये आधार है, आधार बटे कर्ण यानी यल बटे अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक, ये इतना होगा। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। पहले स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने E नेट लिख रखा है। ठीक है, इधर फिगर हमने नहीं मिटाया क्योंकि इसकी जरूरत थी। ठीक है, बाकी और सब हमने इधर इरेज कर दिया है। ठीक है, अब यहीं से शुरुआत करेंगे। E नेट कितना है, 2 इंटू E प्लस 2। पहले हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, चित्र से लिखेंगे। चित्र से यहाँ पर एक लाइन खींच दें ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि यहाँ से हमने दोबारा किया है। तो लिखेंगे चित्र से कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण यानी एल अपान अंडर रूट में
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, बस इसको हम इरेज करते हैं यहाँ पर मान रख के पहले। अतः ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू ई प्लस क्यू का मान कितना है, कोई भी एक मान रख दीजिए क्योंकि दोनों बराबर ही हैं, तो के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा की वैल्यू ये रही एल अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, इतना हम इरेज कर देते हैं। इसके आगे देखिए यहाँ पर ई नेट बराबर के इंटू 2 को हम अंदर भेज देते हैं 2QL। ठीक, बटे इसको देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, अंडर रूट में है इसलिए पावर 1/2। अब उसके बाद ये क्या है, P है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 2QL बराबर क्या है, P है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक, कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी 2L का गुणनफल। ठीक, तो यहाँ पर ई नेट बराबर क्या होगा, हम यहाँ पर लिखते हैं एक लाइन डाल देते हैं। उसके बाद लिखते हैं इधर देखिए ई नेट बराबर यहाँ इसकी जगह क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह क्या होगा, P होगा। और P की दिशा क्या है, अभी हम आपको दिशा भी बताते हैं। इसकी जगह P, तो ई नेट बराबर हो जाएगा K इंटू P बाई 2QL। ये इसकी घात कितनी है, यहाँ पर देखिए बटे में, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1/2 है। तो आधार जब समान होता है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 1 + 1/2 करेंगे, तो 1 + 1/2 करेंगे तो कितना आएगा, 3/2। कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 3/2 लिखेंगे, इसकी पावर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, चूंकि एल इज लेस देन आर, यल जो है बहुत छोटा है, आर दूरी ये है मान लेते हैं बहुत दूर है, और यल क्या है, बहुत छोटा है, इसलिए यल को हम बहुत नगण्य मान लेते हैं। अर्थात यल बराबर क्या होगा, नगण्य, अर्थात एल बराबर 0 या नगण्य कुछ भी लिख दीजिए। ठीक, नगण्य लिख देते हैं तो इसका मान हम छोड़ देंगे, तो ई नेट बराबर क्या मिलेगा, ई नेट बराबर मिलेगा के इंटू पी बाई आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्योंकि यल को हम छोड़ देंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो ई नेट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, के इंटू पी बाई आर क्यूब। ठीक, के इंटू पी बाई आर क्यूब, यही क्या हो जाएगी, परिणामी तीव्रता हो जाएगी। ठीक, परिणामी तीव्रता की दिशा क्या होगी। अब यहाँ पर जो ये परिणामी हम लोग निकाले थे वो इसकी दिशा में आया था, इधर की दिशा में, मतलब यही तो जुड़ा था, ये वाला जुड़ा था, तो यही क्या होगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र ई नेट की दिशा होगी, जो कि क्या है। अब वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है, लेकिन फिर इसकी दिशा क्या होगी, वैद्युत द्विध्रुव की विपरीत दिशा होगी। यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत ई नेट की दिशा वैद्युत द्विध्रुव की विपरीत दिशा होगी, वैद्युत द्विध्रुव की विपरीत दिशा होगी, विपरीत दिशा में होगी। ठीक, यहाँ पर चाहे तो k का मान भी आप रख सकते हैं 1/4πε0, नहीं तो इतना भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे अगर चाहे तो रख लीजिए 1/4πε0 इंटू पी बाई आर क्यूब, यही निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, आसान है, आप लोगों को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग अपनी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।